वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस 24 के लिए चल रही है और इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, राम शरण शर्मा की बुक। और 12 टेस्ट उसमें कंप्लीट हो गए हैं, 12 टॉपिक उसमें कंप्लीट हो गए हैं। टॉपिक नंबर 13 बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। ठीक है, उसी के आगे से कंटिन्यू है जहाँ तक लास्ट टेस्ट में हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वां टॉपिक बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न निकलता है वो है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड का आरंभ काल है और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। कौन सा इसमें सही है दोनों में से? मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिन पे काले रंग की पालिश हो। छठी सदी ईसा पूर्व का काल उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड का आरंभ काल है और यह भारत का दूसरा नगरीकरण काल है। ठीक है, भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, पुरातत्व के अनुसार छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। इनकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी तथा यह बहुत चिकना और चमकीला होता था और इस समय में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई तथा भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था और वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। कौन सा करेक्ट है? छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट। बिल्कुल, इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। देखिए, इन सभी टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो इस काल में शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित हो गए थे। इस काल की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लुहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। वाराणसी इस काल का महान व्यापारिक केंद्र था। तो करेक्ट हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था और इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था और आरंभ में ये मुख्यतः चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, तो करेक्ट है तीसरा वाला भी स्टेटमेंट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था और शतमान इस काल का प्रमुख ग्रंथ था, प्रसिद्ध ग्रंथ था। देखिए, किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाता था, ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व में। और पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए, ये भी ठीक है। भोजक गांव का मुखिया कहलाता है, ये भी सही है। शतमान और निष्क ये सिक्के थे, ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं थे, गलत है, डी वाला स्टेटमेंट वही आंसर है। तो वैदिक ग्रंथों में आए शतमान और निष्क शब्द मुद्रा के नाम माने जाते हैं, ठीक है, ना कि कोई प्रसिद्ध ग्रंथ। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांव की संख्या सबसे अधिक थी। दूसरे प्रकार में उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी गांव कहते थे। ये गांव को नगरों से जोड़ते थे। तीसरे प्रकार में सीमांत गांव आते थे जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे थे। भोजक पहले प्रकार के गांव का मुखिया कहलाता था, ठीक है, तो सी करेक्ट हो गया। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर या राजांश के रूप में देते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है पद, सूची 2 में है समाज की स्थिति। भोजक, गृहपति, महामात्र और भंडागारिक।
देखिए भोजक तो गांव का मुखिया हो गया, ऊपर भी एक्सप्लेनेशन में आपने देख लिया है। ठीक है। गृहपति कौन हो गया? धनी किसान या भंडार गृह का अध्यक्ष या उच्च कोटि का अधिकारी? गृहपति हो गया है धनी किसान। महामात्र हो गया उच्च कोटि का अधिकारी। और भांडागारिक हो गया भंडार गृह का अध्यक्ष। डी का हो गया 2, ए का हो गया 3, सी का हो गया 4, सी का हो गया 1, बी का हो गया 4। तो 3 4 1 2। ठीक है। सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि भोजक गांव का मुखिया हो गया, गृहपति हो गया धनी किसान, महामात्र हो गया उच्च कोटि का अधिकारी, और भंडागारिक हो गया भंडार गृह का अध्यक्ष। 5वां प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? महामात्र इस कोटि में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। और शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे, और वली साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। कौन सा करेक्ट है? देखिए महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, ठीक है। चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी होता था शुल्काध्यक्ष, और वली साधक एक तरह से कर वसूल करता था। ठीक है। तो ये 3 का 2 कर दो, 2 का 3, तो केवल पहला वाला ही यहाँ करेक्ट होगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। यानी दूसरा तीसरा सही नहीं है। देखिए इस काल में महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे जैसे कि मंत्री, सेना नायक और न्यायाधिकारी आदि। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सौल्किक या शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी होता था। वह व्यापारियों से उनके माल पर चुंगी वसूल करता था। जो बलि साधक था, बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो किसानों से फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूल करते थे। ठीक है। तो एक तरह से टैक्स ले रहा है वली साधक, और जो चुंगी वसूल कर रहा है वो है शुल्काध्यक्ष। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था? गृहपति तो धनी किसान। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए गृहपति एक पाली शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता था। ये लोग वैश्यों की श्रेणी में आते थे। नंबर 7 पर आ जाइए। बुद्ध काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों की सभा के साथ साथ शूद्रों की सभा में भी जाते थे। और दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है। कौन सा सही है इसमें? बुद्ध काल के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों की सभा में तो जाते थे, लेकिन शूद्रों की सभा में वो जाते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ ही है। ठीक है, जैन होता तो गलत हो जाता, इसलिए करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों और गृहपतियों की सभा में गए, परंतु शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बुद्ध के काल में व्यापार के संदर्भ में विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट है। देखिए इस काल में शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने नगरों में नियत स्थान पर रहते थे। इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा के माध्यम से होता था। वणिक व्यापार के लिए मथुरा होते हुए उत्तर की ओर तक्षशिला तक जाते थे। वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर होते हुए उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक जाते थे। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? 4 स्टेटमेंट हैं इसमें। ठीक है, एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा बात को ख़त्म किया गया है ताकि कम प्रश्नों की आवश्यकता हो और ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। बिल्कुल यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो चारों के चारों ये एग्जैक्ट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। देखिए शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित थे। दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। वाराणसी में वैश्य या वणिक लोगों की गली बनी हुई थी, और इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा द्वारा होता था। पाली ग्रंथों से मुद्रा के प्रचलन का संकेत मिलता है, और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। बुद्ध काल में वणिक व्यापार के लिए मथुरा से मगध से होते हुए
मगध से मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। देखिए, वर्णिक मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते थे। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ईसा पूर्व 6ठी सदी के गांव के संदर्भ में विचार करना है इस बार। पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। शिल्पी गांव तृतीय गांव के प्रकार को कहते थे। देखिए, पाली ग्रंथों में 3 प्रकार बताए गए हैं गांव के। अब यहाँ फेरबदल पक्का करेगा एग्जामिनर दूसरे वाले स्टेटमेंट में कि शिल्पी ग्राम तीसरा प्रकार है, पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है। तो दूसरा प्रकार है, यहाँ तीसरा लिखा है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर केवल एक होगा। देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद बताए गए हैं, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और प्रथम कोटि में सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास स्थान होता था। द्वितीय कोटि में उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कह सकते हैं, तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और तृतीय कोटि में सीमांत गांव आते हैं जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर वसे होते थे। 10वां प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में कर के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न में करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। और गणतांत्रिक राज्यों में राजस्व पाने का अधिकार गण के प्रत्येक प्रधान का होता था। गणतांत्रिक राज्यों में राजस्व पाने का अधिकार गण के प्रत्येक प्रधान का होता था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, राजा किसानों की उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में लेता था। इसका निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। गणतंत्र में राजस्व पाने का अधिकार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था जो राजन कहलाता था। और राजतंत्र में एकमात्र राजा राजस्व पाने का अधिकारी होता था। 11वां प्रश्न है और ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, इसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे इस बार। ठीक है, कर हो गया, ग्राम प्रशासन हो गया, विधि व्यवस्था पर आ जाइए। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। वर्ण वेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। कौन सा सही है? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था, भारतीय विधि और न्याय विधि का उद्भव इस काल में हुआ। करेक्ट है। वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबायली कानून चलते थे जिसमें वर्ण भेद को कोई स्थान नहीं था और धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय किए गए। और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि यानी सिविल लॉ और दंड विधि यानी क्रिमिनल लॉ तय हुई। तो इस 13वें टॉपिक से ये 11 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।